ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में एज़ यूजुअल हमने कहा था कुछ हमने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। सबसे पहले हम डे बाय डे लगभग हर एक दिन कुछ नए टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम नई टर्मिनोलॉजी शुरू करेंगे और आज के वर्ड सीखेंगे और कुछ पिछले जो हमने सीखे हुए हैं उनको रिवाइज करेंगे फटाफट। सो टेल मी, हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल। ओके, and what is the full form of BIOS? BIOS, BIOS, basic input output system. Okay, good. What is the full form of ALU? ये लिखे हुए भी हैं। What's the full form of CD? Compact disc. Good, very good. And today's abbreviations are, first of all, write the ATM. What is the full form ATM? Does anyone know about the ATM? ATM के बारे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस एटीएम की बात कर रहे हैं जिससे हम पैसे निकालते हैं, वो वाला एटीएम। तो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देयर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच नेम इज एल्गोल। एक बहुत पुरानी लैंग्वेज चला करती थी, अब नहीं चलती है, एल्गोल। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे अर्थमेटिकल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, याद करते जाएंगे फटाफट। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। Then another is COBOL. It's also a language, and its full form is common. CO for common, B for business, O for oriented language. Common business oriented language. Common business oriented language. Fortran, formula, formula translation. What's the full form of Fortran? Formula translation. And there's one another language that's name is BASIC. It's the name of programming language, and its full form is uh, beginners beginners all purpose symbolic instruction code. Beginners all purpose symbolic instruction code. तो आज का जो बेसिकली टॉपिक रहा, हमने कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि चलती थी या पहले हुआ करती थी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देखा या उनका हमने एब्रीविएशन देखा। हाँ, पूछिए बेटा, किसी कोई डाउट? क्या पूछ रहे बेटा? बेटा बताएंगे, आज अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, देन डिज़ाइनिंग पे जाएंगे। डिज़ाइनिंग की कल आखिरी क्लास होगी अपनी पाइथन की। कल डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और फिर आपको कल बताऊंगा कि आगे हम क्या क्या और क्या क्लास पाथ है, कैसे हम डेवलपमेंट करते हैं पाइथन में। बहुत सारे एग्जांपल्स कल आपको मैं दिखाऊंगा जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आगे का क्लियर होगा कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट द HTML एज सुन एज पॉसिबल। तो आज की क्लास पाइथन की है, कल एक डिज़ाइनिंग की क्लास, बेसिक आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, हाउ टू डिज़ाइन गेम इन पाइथन। ये कल मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास दूंगा, क्योंकि सीखने में काफ़ी समय लगेगा। अगर अपन गेम सीखते हैं या सॉफ्टवेयर सीखते हैं
तो उनके लिए पूरा एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे, बट अभी हम आपको कल बता देंगे बेटा। सभी बच्चे कल की क्लास में रहेंगे जिनको भी इंटरेस्ट है देखने में, सीखने में, कैसे हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा वर्ड ऑफ द डे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लास्ट असाइनमेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट। हमने कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे और सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अगर ये वाला नहीं भी बना किसी से कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लीजिए। देन एक असाइनमेंट मैं फिर आज और एक दे दूंगा। तो अगर किसी का पिछला असाइनमेंट नहीं हुआ है तो देन आज का असाइनमेंट आप सीखिए। मैं असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ उसको आप देखिए एंड देन कोशिश करेंगे आप सब बच्चे कि अगले असाइनमेंट आप सॉल्व कर पाएँ। तो क्योंकि ये यही प्रोग्रामिंग है। अब जिन्हें मैंने प्रोग्रामिंग करने के लिए दी थी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या दिया था, देखिए आपको क्वेश्चंस आई थिंक व्हाट्सएप पे अभी भी डला होगा किड्स कोडिंग में। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर मैंने असाइनमेंट नाम से कुछ भेजा था आपको, ये रहा assign1.txt। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की, ठीक है। ये मेरे डाउनलोड्स में पहुँच गया ऑलरेडी। किस नाम से था, आई थिंक असाइन। असाइन 1 ये भी नहीं है, एक मिनट। ये मिल गया मुझे। तो बच्चों कहाँ पर है, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? किसी को दिख रहा क्या assign1.txt वाला हमारा? assign1.txt ये रहे हमारे असाइनमेंट। ओके, तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया आपको। अब देखो ये कहलाती है प्रोग्रामिंग। दिस इज़ द एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। कुछ बच्चों ने कोशिश की, बहुत अच्छा लगा मुझे। सोम पांडे ने कोशिश की, 2-3 एग्जांपल्स करके दिखाए उन्होंने, और एक और बच्चे ने मुझे कुछ असाइनमेंट भेजे थे। तो ऐसे 3-4 बच्चों ने बहुत मेहनत की और समय तो लगा, लेकिन उन्होंने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। चलिए जिनसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। दिन कुछ असाइनमेंट और मैं दूंगा जिनको बनाने की कोशिश करना। थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इनपुट 3 नंबर्स एंड कैलकुलेट द एवरेज। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे थे, 3 नंबर्स इनपुट करने हैं, 3 नंबर्स क्या कराना था इनपुट, और एवरेज कैलकुलेट करना है। मैंने फॉर्मूला भी समझाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए एवरेज कैसे निकालना है। जो भी 3 नंबर है, सपोज कीजिए मैंने एक ही नंबर ले लिया ABC, हो सकता है PQR हो, XYZ हो, जो भी नंबर हैं उनका पहले आपको एडिशन करना है। देन जो भी एडिशन आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। अगर 4 नंबर का एवरेज होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 का होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, सारे नंबर को ऐड करके। क्लियर है? तो बस मुझे इसका प्रोग्राम बनाना है। सो देखो मैं जाऊँगा IDLE पर, और मोबाइल पे भी सेम बनेगा। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि आपको मोबाइल पे आप ओपन करेंगे पाइड्रॉइड 3 और सीधे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी प्रोग्रामिंग वाली। तो अगर हम मोबाइल पे जाएंगे तो देखिए इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आपको। और अगर हम चाहेंगे कंप्यूटर पे बनाना तो फाइल पे जाकर न्यू फाइल, हाँ बेटा, नहीं बेटा, कंप्यूटर में अपन को पाइथन इंस्टॉल करना है। पहली नहीं, पाइथन की जो पहली क्लास थी हमारी, 3-4 क्लास पिछला वाला जो वीडियो होगा उस पर देख लेना, मैंने शेयर किया हुआ है। तो पाइथन की जो पहली क्लास है उसमें कैसे इंस्टॉल करना सब बताया हुआ है। ओके, तो देखिए बेटा सबसे पहले 3 नंबर स्टोर कर लीजिए। इनपुट इज इक्वल टू इंट, क्योंकि नंबर है मैं इंट लिख सकता हूँ या फिर फ्लोट लिख सकता हूँ। इनपुट मैंने मैसेज क्या दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब आप इनपुट कमांड लिखोगे तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन होगा, दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़र। ये अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, हम उस व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं जो इस प्रोग्राम को चलाएगा। तो अगर मैं चला रहा हूँ तो मुझे भी चलाते समय दिखना चाहिए
इंस्ट्रक्शन मुझे करना क्या है। तो मैंने एक पहला मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसा लिखा हुआ आएगा, और जब यूज़र कोई नंबर देगा वो चला जाएगा ए में। देन बी के लिए अगेन मैंने इंट लिखा और फिर से लिखा इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। देन सी इक्वल टू इंट, फिर से हमने लिखा इनपुट एंड एंटर। देखिए मैसेज आप अपने अकॉर्डिंगली और भी कुछ दे सकते हैं, प्रोवाइड लिख दीजिए, गिव लिख दीजिए, सबमिट लिख दीजिए, आप अपने हिसाब से लिखिए। एंटर थर्ड नंबर। चलो हम देख लेंगे, मुझे भेज देना प्रोग्राम। अब देखो मैंने फार्मूला लगाया, क्या दिया था हमने, प्रोसेस क्या समझाई थी आपको, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। पहले इनपुट लिया, जब आपके सारे इनपुट हो गए अब आप फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला कैसे लगाया मैंने, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सबको ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 3 कर लिया। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, वी हैव टू यूज ब्रैकेट, सॉरी इसको मैंने क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, वी हैव टू यूज पैरेंथेसिस फॉर एडिशन। अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा तो भी एक गलती हो जाएगी। और गलती क्या होगी कि यहाँ पे स्लैश की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले स्लैश चलेगा, तो पहले डिवाइड कर देगा वो किसको, सी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सी को डिवाइड करेगा देन ऐड करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने पिछली क्लास में ही आपको शायद पढ़ाया होगा, प्रायोरिटी एंड ऑपरेटर कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी। और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, टेस्ट अभी लाइव है, जाकर अटेम्प्ट कर लीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपने क्या सीखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखिए प्रोग्राम बन गया। अब मुझे रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट को शो करने के लिए मैंने लिखा प्रिंट। देखिए शो करने के लिए प्रिंट, डेटा पढ़ने के लिए इनपुट। तो प्रिंट लिखा मैंने और हमने लिखा एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज किस वेरिएबल में है, डी में, ठीक है ना। अब असाइनमेंट 1 है, तो A1 डॉट पाई नाम से मैंने इसको सेव किया और अगेन मैंने यहाँ से रन किया। सो देखो एंटर फर्स्ट नंबर हमने दिया 15, देन एंटर सेकेंड नंबर 20 एंड थर्ड नंबर हमने दिया 30। तो 30 प्लस 20 कितना हुआ, 50, 50 प्लस 15 65, 65 डिवाइडेड बाई 3। सो देखिए ऐसा ही हुआ ना, 30 प्लस 20 हो जाएगा आपका 50, 50 प्लस 15 65, 65 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 3 2 जा 6, ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम बन गया। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट प्रोग्राम। मैं सॉल्यूशन को या तो इसी फाइल पे लिख देता हूँ या फिर जो हमने क्वेश्चन दिया था उस पर लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सिर्फ मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसमें, जो पिछली क्लास मैंने भेजी थी वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी देखिए वो आपको सब समझ में आएगा। इनपुट द अमाउंट इन रुपीज़ एंड कन्वर्ट इनटू पैसा, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं पूछूँ आपसे 5 रुपीज़, मैंने एग्जांपल भी दिया है, 5 रुपीज़ हाउ मैनी पैसा, 500, कैसे निकाला होगा मैंने, क्या फार्मूला सेट किया, जो भी रुपीज़ की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो चलो बच्चों बताओ, अगर मैंने लिखा 9 रुपीज़ तो हाउ मैनी पैसा, टेल मी, 9 रुपीज़ हाउ मैनी पैसा, 100, 900 बेटा, 100 कैसे, 900। 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ को 1500, मतलब मुझे कोई भी एक वैल्यू लेनी है और उसे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, हो जाएगा हमारा प्रोग्राम सॉल्व। तो मुझे इनपुट लेना है, इनपुट में नंबर ही लेना है, बट नंबर को हम क्या मानेंगे, रुपीज़ मानना तो हमें है। तो देखो इसका प्रोग्राम कैसे मैंने बनाया, मैंने एक नई फाइल बनाई, न्यू फाइल, और मैंने लिखा रुपीज़ के लिए मैंने लिया आर, आप ABCD भी ले सकते हो, बट रुपीज़ के लिए मैंने लिखा आर, इंट इनपुट एंटर रुपीज़, बस इतने तो लिखना था। एंटर रुपीज़, आपका डेटा आ गया रुपीज़ में। अब आपको पैसा इक्वल टू रुपीज़ इंटू 100 हो गया, और आपने प्रिंट किया।
क्या प्रिंट किया, मैंने लिखा मुझे ऐसा प्रिंट करना है, 5 रुपीज़ इक्वल टू जो भी रुपीज़ में आया है उतने रुपीज़ इक्वल टू इतना पैसा। सो वी हैव टू राइट लाइक दिस, आर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रुपीज़, एंड यहाँ लिख दिया मैंने रुपीज़, तो आ गया आर रुपीज़ इक्वल टू, ये पूरा मैसेज है, पहले आर की वैल्यू आएगी, देन एक मैसेज लिखा हुआ आएगा रुपीज़ इक्वल टू, तो क्या बनेगा आर रुपीज़, मतलब आर में सपोज कि मैंने 5 दिया होगा तो लिखा हुआ आएगा 5 रुपीज़ इक्वल टू, पैसा किस वेरिएबल में है, पी में, बट पी के बाद मुझे पैसा प्रिंट भी करना है, सो वी हैव टू राइट पैसा, PAISA, पैसा, पैसे जो भी लिखना। सो ये वाला जो फॉर्मेट मैंने क्यों बनाया, बिकॉज मुझे आर की वैल्यू लिखनी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। अगर कोई डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रही समझने में, सिर्फ आपको वीडियो देख लेना पिछला, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बड़े आराम से देखना वीडियो चलाकर, और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी बेटा, कि मैंने कॉमा क्यों लगाया, देन मैसेज क्यों लिखा, देन मैसेज के बाद मैंने पैसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं लिखूँगा तो सिर्फ वैल्यू तो आएगी बट उस वैल्यू के बाद पैसा लिखा हुआ नहीं आएगा। अब देखो इसको मैंने सेव किया, असाइनमेंट 2 a2.py, माइक जिनका ऑन है बच्चों ऑफ कर लो अपना अभी। ओके, तो here I am going to execute this program and enter the rupees. I am simply type 7, and when we press the enter it will generate the result 7 rupees equal to 700 पैसा। फिर मैंने इस प्रोग्राम को चलाया अगेन किसी और वैल्यू के साथ, मैंने इस बार लिख दिया 16 रुपीज़, तो मैसेज आएगा 16 रुपीज़ इक्वल टू 1600 पैसा। ओके, so this is the another solution, solution number 2। now the solution number 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा था इनपुट टाइम इन आवर्स एंड कन्वर्ट इनटू मिनट्स। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा मैथ में, 6th की में, 5th में, सबको रहता है ये। हाउ टू कन्वर्ट, वी कैन हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट, बताओ बच्चों, आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है, इनटू हाउ मैनी सेकेंड, सेकेंड में थोड़ी ना करना है, मुझे तो आवर्स को मिनट में करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। ओके, 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, सो 2 hour इक्वल टू 60 इंटू 2 120 मिनट, 3 hour इक्वल टू 60 इंटू 3 180 मिनट। क्लियर है ना बट बेटा, सो टू कन्वर्ट एनी आवर्स इनटू मिनट वी ओनली हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द वैल्यू 60। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, मैंने असाइनमेंट दिया है, आउटपुट बताया किस तरह से आना चाहिए, जैसे मैंने वैल्यू डाली सपोज कि 2, तो मैसेज आएगा 2 hours इक्वल टू 120 मिनट, बट आएगा कैसे ये भी मैंने बताया। क्या क्या लिखना होगा आपको, एक फार्मूला लिखना होगा, मिनट इक्वल टू आवर्स इंटू सेकेंड। जहाँ पर मैंने आवर्स लिखा है यहाँ पे मेरा आवर्स वाला वेरिएबल आएगा, जहाँ पर मैंने मिनट लिखा है यहाँ पे मेरा मिनट वाला वेरिएबल आएगा। अगर मैंने मिनट नाम से ही वेरिएबल बना लिया तो आप मिनट लिखोगे, और अगर मैंने किसी और नाम से वेरिएबल बनाया तो आप वो लिखोगे, जैसे आर इनपुट कराना है तो मैंने लिखा आर इक्वल एच इक्वल टू, ठीक है, आप एच लिख लो, आप एच आर लिख लो, आप पूरा लिख लो आर एच ओ यू आर। देन मैंने लिखा इनपुट, जो इनपुट कराना केवल वही लिखना, एंटर आर्स, बस। देन मिनट इक्वल टू सीधे कन्वर्ट कर लीजिए, आर्स इंटू क्या कर दूँ 60, भाई मेरी वैल्यू एच में आ गई। भाई देखो जहाँ भी मुझे वैल्यू लिखनी होती है मैथ में, जब आप मैथ के कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, 5 या 9 या 10 जो भी आपको दिया हुआ है, लेकिन पाइथन के प्रोग्राम में आपको वैल्यू की जगह पर यू हैव टू राइट सिंपली द नेम ऑफ वेरिएबल, इन प्लेस ऑफ राइटिंग वैल्यू यू हैव टू राइट द वेरिएबल। मेरा काम हो गया, अब मुझे फिर से प्रिंट करना है, तो देखो पिछला वाला सेम टू सेम आउटपुट मुझे दिखाना है 2 hours या 5 hours जो भी एच में है, तो एच कॉमा आर्स इक्वल टू, एंड किसकी वैल्यू दिखानी एम, और एम के बाद मिनट दिखाना है, तो MINUTES मिनट्स। तो लिखा हुआ आएगा, अगर मैंने 5 दिया तो मैसेज आएगा 5 hours इक्वल टू 300 मिनट्स मल्टीप्लाई करके, अगर मैंने 2 दिया तो मैसेज आएगा 2 hours इक्वल टू 120 मिनट्स। इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। दिस इज़ द
थर्ड असाइनमेंट, नहीं थर्ड नहीं, फोर असाइनमेंट आई थिंक, फोर है क्या ये, थर्ड है। ओके कोई बात नहीं, देखिए कोई भी हो, हमने तो सेव कर दिया ना। मैसेज आएगा एंटर आवर्स, मैंने दिया 5 आवर्स। टेल मी स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू इन मिनट्स, जल्दी बताइए कितने मिनट आएगा। 300 मिनट्स, गुड। चलिए 350 नहीं बेटा, 300 ठीक तो आ रहा है। चलो फिर से देखना, मैंने लिखा 6 आवर्स। अब बताइए हाउ मैनी मिनट्स, क्या करना आपको, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइड बाई 60, 360 मिनट, गुड, 360 मिनट्स। तो अपना ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। सारे प्रोग्राम मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, और एक बार फिर मैं 4 क्वेश्चन आपको फिर से दूंगा कि आई वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट। ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि अपन ने पढ़ लिया है और कुछ भी नहीं आ रहा है, हमने तो बस क्लास अटेंड कर ली, सर ने बोला, तो ऐसा नहीं। हमें कुछ ना कुछ चीज़ें आनी भी चाहिए कि चलो हमने 5 प्रोग्राम ही एटलीस्ट बनाए, बट हमें वो प्रोग्राम आने चाहिए। तो दिस इज़ द थर्ड असाइनमेंट। अब आते हैं अगले असाइनमेंट की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, फोर्थ क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ। ये तो मैंने उस दिन क्लास में भी कराया था भाई, लेकिन उस दिन हमने एक एरिया निकाला था और हमने क्या कहा, पेरीमीटर निकालिए रेक्टेंगल का। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। और आपको पता है पेरीमीटर इक्वल टू 2 क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा था, मैंने सोचा शायद आप खुद से प्रयास करें। तो ये मुझे फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि जब भी मैं पाइथन में फार्मूला लिखूंगा, पाइथन खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करता है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। मैथ में हम एज्यूम कर लेते हैं कि चलो यहाँ कुछ नहीं लिखा, ब्रैकेट के बाहर है तो इनटू करना है, बट पाइथन में मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इनपुट क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे, लेंथ और ब्रेथ, और फार्मूला ये रहेगा। तो फार्मूला ये मैं लगा दूंगा। तो हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए आप कैसे बना रहा हूँ प्रोग्राम में। एल इज इक्वल टू इंट, आप इंट की जगह फ्लोट भी ले सकते हो, इनपुट एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देन बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये भी हो गया। नाउ सिंपली पुट द फार्मूला, कोई भी वेरिएबल आप ले लो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, बट पेरीमीटर मैंने पी ले लिया। सो 2 इंटू एल प्लस बी पहले करना है। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा एल प्लस बी। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा, तो क्या करेगा आप सबको पता है, वो सिर्फ एल को टू से इनपुट करेगा, इनटू कर देगा। वो केवल एल को 2 से मल्टीप्लाई करेगा अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि प्रायोरिटी हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में, सबसे पहले जो मिलेगा उसको करेगा। बट पैरेंथेसिस है, पहले एल प्लस बी करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब मुझे दिखाना है आउटपुट, मतलब मैसेज प्रिंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, किसको प्रिंट कर दिया मैंने, पी को। एंड दिस इज आवर असाइनमेंट 4। सिंपली तो छोटे छोटे प्रोग्राम है, बिल्कुल छोटे छोटे से प्रोग्राम दिए थे मैंने ताकि आप इनको करें और समझें। मैंने लेंथ दे दी सपोज कीजिए 12, एंड ब्रेथ दे दी मैंने सपोज कीजिए 4। ये मिल गया 12 प्लस 4 16, एंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, बन गया प्रोग्राम। दिस इज द आंसर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 4। वेयर इज माई वर्ड फाइल, कहाँ गई मेरी फाइल। अब आते हैं आखिरी असाइनमेंट। बच्चों इनको सबको रन करके देखना आपको, तो अपने मोबाइल पर या पीसी पर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। तो प्रैक्टिस करना है, देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पर पाई की वैल्यू लिख देनी है, एंड आर स्क्वायर मतलब आर टू द पावर टू। तो आर टू द पावर टू लिखने के लिए हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, याद करिए, डबल स्टार। तो आर स्क्वायर के लिए क्या लिखना होगा पाइथन में, आर डबल स्टार टू। और पाई के लिए क्या लिखना होगा, 3.14 जो भी उसकी वैल्यू है, या 22/7 लिख दीजिए। तो उसकी जगह पे वैल्यू रखिए, और ये जो आर है यही वैल्यू तो मुझे यूज़र से इनपुट करानी है। हाँ, एक और गलती कुछ बच्चे कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि 100 से मल्टीप्लाई करना था रुपीज़ निकालने, पैसा में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो दो दो इनपुट करा रहे हैं बच्चे, आर्ट्स तो इनपुट करा ही रहे हैं, ये 60 भी इनपुट करा रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, जो वैल्यू फिक्स्ड है, जिसका मल्टीप्लाई करना ही है, एडिशन करना ही है, जिस तो उसके लिए इनपुट लगाने लेने से कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे इनपुट किसका लेना है, जो वैल्यू बदल रही है। आर्ट्स तो बदलेगा, लेकिन ये तो वैल्यू फिक्स्ड है ना, मिनट में तो 60 का ही मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाने को कहूँ, तो आप प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। तो अपॉन 100 तो फिक्स्ड ही है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है इनपुट में। आप सिर्फ वेरिएबल या फिर सिर्फ वैल्यू इनपुट कराओ। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ मुझे इनपुट कराना होगा सिर्फ रेडियस, क्योंकि पावर टू द पावर 2 तो फिक्स्ड ही है, और पाई की वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो देखो प्रोग्राम कैसे बना, प्रोग्राम बना कुछ इस तरह से। तो सिंपली टेक अ वेरिएबल आर एंड रेडियस इंट ले सकते हैं। चलिए एक बार फ्लोट ले लेता हूँ मैं, फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, एंड अब निकाल लिया मैंने एरिया, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर टू द पावर टू, आर टू द पावर टू आर स्क्वायर, एंड प्रिंट लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू विच वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल पे एरिया भाई मेरा, ए पर। So this is the last assignment, a5.py, and इसको रन कर लिया हमने। 2.5 पॉइंट भी लेगा, और अगर मुझे पॉइंट नहीं देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट मत दो, 0.0 मान लेगा उस वैल्यू को। मैंने दिया 2, सो 12.56, क्योंकि जब 3.14 कर रहे हैं तो पॉइंट में तो वैल्यू आएगी ही। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आर असाइनमेंट्स। सारे सॉल्यूशन हमने देख लिए बेटा। और अभी भी जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, पिछली क्लासेस रिपीट करें, वीडियो डले हुए हैं उनको देखिए। ओके, ये हुआ हमारा असाइनमेंट। अब देखते हैं आज का टास्क। हाँ बोलो बेटा, सोम बोलिए। मैं देख लूँगा क्लास के बाद, जैसे क्लास फिनिश हो जाएगी ना तो तुम्हारी स्क्रीन में चेक करता हूँ। ठीक है, अभी नहीं करो, अभी क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। हम्म 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 ठीक है, अभी मैं जिन बच्चों ने करके रखा ना, अपना प्रोग्राम सेव करके रखो। अभी जैसे ही क्लास फिनिश होगी मैं सबका स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ करवा के, ठीक है ना। देखिए बच्चा, कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, कुछ बच्चे अभी मुझसे डिस्कस कर रहे थे, कल कुछ बच्चों का फ़ोन आया था या प्रोग्राम बनाते समय कि सर हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि एक बार जब शुरू करें प्रोग्राम तो एक मैसेज आए कि डू यू वांट टू प्रोसीड। हमने कहा यस, वाई प्रेस करें तो आगे काम हो, नो प्रेस करें तो बंद हो जाए। एक बच्चे ने पूछा सर एक बार अपन ने प्रोग्राम रन किया फिर उसके बाद मुझे दोबारा रन करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ क्यों ना करें कि हमने एक बार प्रोग्राम रन किया फिर पूछे प्रेस वाई टू कंटिन्यू या फिर रिपीट अगेन, मैंने फिर से वाई प्रेस किया तो अगेन वही प्रोग्राम रन हो जाए, फिर से मुझे कोई नंबर इनपुट करने के लिए बोले और फिर मैं नंबर टाइप करूं और देन वो फिर से रिजल्ट दिखाए। तो इस तरह जब हम किसी प्रोग्राम में नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, तो मैंने बता दिया भाई,
एक्सप्रेशन लगा दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया, हाउ टू डू हो गया, बट व्हेन टू डू ये हमने नहीं बताया, कब करना है, कितनी बार करना है, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट इज वन स्टेप फर्दर प्रोग्रामिंग इन द पाइथन। हमने बेसिक समझ लिया। तो कंट्रोल स्टेटमेंट स्पेशली हम क्या देखते हैं, कंडीशन लगाना एंड लूपिंग लगाना। याद करिए मैंने शुरू में एक चीज़ आपको समझाई थी, जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड लूपिंग। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये कहेगा कि प्रोग्राम को करना है या नहीं करना है, तो लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो कहलाती है कंडीशन, एंड रिपीटिशन को हम कहते हैं लूपिंग। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, दो कंट्रोल स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट इज लूपिंग स्टेटमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अगर हम चाहें कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, हम चाहें हमें गेम बनाना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, कुछ भी काम नहीं हो सकता। याद करिए, सपोज कि मुझे स्नैक गेम बनाना है, कि एक बॉल लगी है, स्नैक को मैं चला रहा हूँ, जैसे बॉल खाएगा तो स्नैक का साइज बढ़ेगा, तो मुझे यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि इसने बॉल खाई या नहीं खाई, ठीक है। उसी तरह से अगर वो स्नेक आपस में टकरा गया, उसका जो फेस है उसकी टेल से टकरा गया, उसका मुंह कहीं टच हो गया किसी और स्क्रीन पर, तो बंद हो जाना चाहिए गेम। ये सारा कंडीशन का काम है। लूपिंग का काम कहाँ आएगा, कोई भी प्रोसेस मैंने चला दी, सपोज कीजिए कि मैंने कोई कार्टून वाला गेम बना दिया, जैसे मारियो टाइप का है, कि वो दौड़ता जा रहा है, फिर सामने से कोई ऑप्शन आ रहे हैं, तीरों की बारिश हो रही है, मुझे बचना है, तो मुझे वो जो तीर आ रहे हैं सामने से लगातार दिखाते रहना, बार बार दिखाते रहना है, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो दिस इज़ कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज की क्लास पढ़ेंगे, और कल कुछ हम ग्राफिकल क्लास पढ़ाएंगे आपको, वही गेम से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें समझाएंगे कैसे काम होगा। और फिर आगे अगर इंटरेस्ट आएगा तो फिर बाद में अपन एलोबरेट करेंगे इस कोर्स को, तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेट करो बच्चों। कंडीशनल स्टेटमेंट से शुरू कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन इतनी सी है कि दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड, क्या, statement is used to decide that the given statement will be executed or not। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेगा कि जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। इट विल स्पेसिफाई या डिटरमाइन when to do the ऑपरेशन। ऑपरेशन कब करना है ये कौन बताएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमने देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट ये बताएगा कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसे चलाना है या नहीं चलाना है, और चलाना है तो कब चलाना है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, कंफर्म करो एक बार। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहेगा कि प्रोग्राम को चलाना है या नहीं चलाना है, या फिर चलाना है तो कब चलाना है, या किस कंडीशन पर चलाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिए। लिखने का तरीका ये रहेगा कि आपको लिखना है इफ़, क्या लिखना है, इफ़ एंड योर कंडीशन व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। कंडीशन के बाद आपको लगाना है कोलन, दिस इज कॉल्ड कोलन। कंडीशन के बाद आपको लगाना है कोलन। और एक मिनट, मैं वाइट बोर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ और आपको समझाना मुझे। तो कंडीशन के बाद कोलन लगाना है। और बच्चों, जब भी हमें किसी भी कंडीशन के अंदर या किसी भी पैराग्राफ बना के कोई चीज़ लिखनी होती है कि हाँ दिस लाइन इज कमिंग इनसाइड दिस टैग, ये इस टैग के अंदर लाइन आ रही, तो आपको इंडेंटेशन करना होता है, मतलब टैब लगा के यहाँ से लिखना होगा। याद करिए, हमने एक एग्जाम्पल बताया था, जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल टू के आगे इंडेंट करके लिखते हैं ताकि ये रिलेट हो पाए कि जो द प्रिंसिपल है ये उस टू को बिलोंग कर रहा है। उसी तरह जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई रिस्पेक्टफुली से दैट सो, तो फिर आप वहाँ भी इंडेंटेशन करते हैं, यहाँ पे सर लिखा, देन उसके नीचे नहीं लिखते, थोड़ा सा आगे लिखते हैं। तो जो थोड़ा सा आगे हम लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड इंडेंट। ये बताएगा कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये कंडीशन के लिए लिखे गए हैं। अगर कंडीशन सही होती है तो स्टेटमेंट चलाना है, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं चलाना है। तो यहाँ पर नोट करके मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल,
आफ्टर द कंडीशन, अब कंडीशन कैसे लिखनी है अभी मैं बताऊंगा आपको कंडीशन कैसे लिखी जाती है। आफ्टर द कंडीशन पुट इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है या तो आप टैब प्रेस कर दीजिए या फिर 4 बार स्पेस दबा दीजिए। 4 बार स्पेस है, मोबाइल पे टैब नहीं है तो आप 4 बार स्पेस दबा दीजिए। तो आफ्टर द कंडीशन पुट द इंडेंट टू स्पेसिफाई दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स बिलोंग टू गिवन कंडीशन। ये बताने के लिए कि जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये इस कंडीशन के अंदर लिख रहा हूँ, इसके लिए मुझे इफ़ के नीचे नहीं लिखना है बल्कि 4 स्पेस करके आगे लिखना है, उसे इंडेंटेशन कहते हैं। तो कंडीशन के साथ बिलोंग करने के लिए हमें लिखना होता है। टू राइट द कंडीशन, अब कंडीशन लिखने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर हैं ध्यान से देखिएगा। टू राइट द कंडीशन यू कैन यूज वन ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर। कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल्स टू। जब कंपैरिजन करना होता है, ये तो आप जानते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन और क्या कहेंगे हम? इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट इज दिस? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो समझिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे लिखना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, इंडेंटेशन का मतलब क्या है ये समझिए। कि आपने कई बार यहाँ पे लिखा टू, अब टू द प्रिंसिपल तो यहाँ से लिखते टू द प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सो दैट मीन्स ये जो पूरा पैराग्राफ है दिस डिनोट्स द स्पेसिफाई द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टू, टू के बाद का पार्ट है ये। देन आपको जब सब्जेक्ट लिखना होगा तो सब्जेक्ट यहाँ टू के अंदर इंडेंटेशन में नहीं लिखेंगे, आप सब्जेक्ट यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ टू। फिर आपने यहाँ पे लिखा रिस्पेक्टेड सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम लिखा। अब आपको इस सर और मैडम को डिनोट करने के लिए आगे कहानी लिखनी है, ये कोई लाइन लिखनी है, तो इसका मतलब ये जो रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ मैं इन सर या मैडम से कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर इंडेंट दिया मैंने। उसी तरह से जब आप कंडीशन लिखोगे, इफ़ यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन लिख दी, सपोज कीजिए मैंने लिखा a इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इफ़ अगर a ग्रेटर देन 10 है, ये देखिए मेरी ये कहलाएगी कंडीशन। कंडीशन बच्चों मेरी स्क्रीन में कुछ दिख रहा है क्या? मैं जो स्केच से लिख रहा हूँ ये सबको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ दिख रहा हो बेटा, दिख रहा होगा ना मेरा मार्कर। हाँ तो मार्कर ही तो दिखना है, मार्कर ही देखना आपको। तो देखो मैंने क्या लिखा, इफ़ ए ग्रेटर देन 10, दिस इज द कंडीशन समथिंग लाइक दिस। ये है कंडीशन कि अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी होती है तो फिर यहाँ पे सपोज कीजिए मैं लिख दिया प्रिंट या कुछ भी लिख दिया। तो ये जो भी लाइनें मैं लिखूंगा ये तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। अगर ऐसा होगा तो काम होगा, नहीं तो ये वाला काम नहीं होगा। और इसको बताने के लिए आपको यहाँ से नहीं लिखना बल्कि यहाँ टैब दे के लिखना है, और जब ये काम हो जाएगा कंडीशन का तो अगेन आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। ये सारा मैंने जो स्टार्ट किया सब बंद कर देता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं यहाँ पर, सारे असाइनमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब इनको मैं कर रहा हूँ क्लोज। सो यहाँ देखना, सपोज कि मैंने इक्वल टू लिख दिया 10, लिख दिया। मैंने कहा इफ़ ए ग्रेटर देन 10। अब अगर आपने इफ़ लिखा हुआ है तो आप पहला क्या ध्यान रखेंगे? कोलन जरूर लास्ट में लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर ए 10 से बड़ा होता है, अब देखो यहाँ ऑटोमेटिकली इसने इंडेंट ले लिया, मैंने नहीं दिया, लेकिन इसका जो कर्सर है इफ़ के आगे है। इसका मतलब ये लाइन तभी चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। जैसे मैं लिख दिया प्रिंट हेलो। अब देखो बेटा मैंने लिखा प्रिंट हेलो, लेकिन क्या हेलो प्रिंट होगा ये डिसाइड करना हमें। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करो, क्या ए की वैल्यू 10 से बड़ी है? बताओ मुझे, क्या ए का वैल्यू 10 से बड़ा है?
या नहीं है? ए में 10 है भाई, सोचिए क्या कंडीशन सही है या गलत है? जो मैंने लिखा है कंडीशन पूरी हो रही है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ बोलिए, सिर्फ ये बताओ क्या ए का वैल्यू 10 से बड़ा है कि नहीं है? नो, नहीं है। ए का वैल्यू 10 है, जो कि 10 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा प्रिंट नहीं आएगा। देख रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट, प्रिंट तो मैंने लिखा लेकिन मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला यहाँ पर कुछ भी हेलो लिखा हुआ नहीं आया। इसका मतलब अगर कंडीशन गलत हो गई तो मेरा एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन 9, ए ग्रेटर देन 9। अब बताओ क्या ए का वैल्यू 9 से बड़ा है? नहीं। और कोई बताओ ए का वैल्यू क्या है बेटा, ये बताओ ए का वैल्यू क्या है? 10। तो 10 9 से बड़ा नहीं है या है? है, तो फिर नो क्यों बोल रहे थे? अब हमारी जो कंडीशन जो मैंने लिखा है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब सही हो रही है। ए का वैल्यू 9 से बड़ा हो रहा है। तो अब अगर मैं एंटर करूँगा तो नीचे हेलो लिखा हुआ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम तभी चले जब हमारी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो मुझे इफ़ लिखना है। अब इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो मैंने सिर्फ बताया आपको समझाने के लिए। अब देखो एग्जांपल कैसे बनते हैं इनके। मैंने कहा कि भाई इस बच्चे का परसेंटेज इनपुट कराओ और ये पता लगाओ कि बच्चा पास है कि फेल। ठीक है, मैंने कहा पास है कि फेल, दो ही मुझे डिसाइड करना है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर वो 33% प्लस स्कोर कर रहा, पास होने की कंडीशन होती है देखो बेटा कि 33 प्लस होना चाहिए या 40% से प्लस होना चाहिए, तो उसे पास दिखाना है, अदरवाइज फेल दिखाना है। तो यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन के लिए ये वाले ऑपरेटर हो गए। और एक और नोट ध्यान रखना है, फर्स्ट द कंडीशन विल बी चेक्ड, पहले कंडीशन चेक होगी। एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सही है, सेटिस्फाई हो रही है, ओनली देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न इनसाइड द इफ, जो इफ के अंदर लिखे हैं, विल बी एग्जीक्यूटेड, तभी वो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। इनसाइड द इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। तो देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के लिए मैं जाऊंगा फाइल में जाके करूंगा न्यू फाइल। देखो, अच्छा बच्चों ये बता सकते हो कि जैसे मैंने कहा अपना एज इनपुट करिए, तो मैंने लिखा एज इक्वल टू एज इनपुट करना है, मैंने कहा इनपुट एंटर योर एज, एज आ गई। अच्छा कितने बच्चों को पता है कि वोटिंग के लिए कितनी एज चाहिए होती है? अगर मुझे वोटिंग डालनी है तो मेरी एज क्या होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, 18 से एबव होनी चाहिए। और चलिए ठीक है, मैं प्रोग्राम ये बना रहा हूँ कि मैं एक एज इनपुट करूँ और मुझे मैसेज आए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग या फिर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। यहाँ पर मैंने मैसेज दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मैंने ऐसे लिख दिया। अभी सिंपल प्रोग्राम मैंने बनाया, देखिए कोई कंडीशन मैंने नहीं लगाई है, कोई भी कंडीशन मैंने नहीं लगाई। और मैंने देखा कि अभी मेरा प्रोग्राम कैसे काम करेगा। तो अभी क्या होगा देखो, मैं कुछ भी टाइप करूं, मैंने कहा मैं 1 साल का हूं, तो क्या मैसेज आया? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्या आना चाहिए मैसेज? ये क्या ये मैसेज आना चाहिए? कब आना चाहिए? जब हम यहाँ पर 18 या इससे ज़्यादा डालें तब ये मैसेज आना चाहिए। कौन सा? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर हम 18 डालें तब तो ठीक है, लेकिन अभी क्या दिक्कत है देखो कि मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा और ये मैसेज आएगा, कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब यहीं पे समझना बेटा कि कंट्रोल कैसे लगाते हैं। तो मैंने कंडीशन लगाई, कंडीशन के लिए क्या लिखते हैं? इफ़, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू द कोचिंग। तो बिल्कुल वही ऑप्शन है यहाँ पर, इफ़ लिखा, कंडीशन क्या लगाई मैंने? इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये ऑपरेटर देखिए मैंने भी बताया आपको कहाँ पे, यहाँ पर। ये ऑपरेटर क्या काम करेगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर एज में जो डेटा आया है वो हमारा
18 से ज़्यादा या इक्वल है तो मुझे लिखना है। तो अब ये जो प्रिंट है, देखो एंटर करूँगा मेरा इंडेंटेशन अपने आप आ गया, तो मुझे डिलीट करके यहाँ लिखना है प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लिखा। और इसके बाद मुझे अगर इस कंडीशन के बाहर कुछ लिखना है तो देखो बैक स्पेस दबाया और मैं यहाँ आ गया। यहाँ लिखने का मतलब ये रहेगा कि ये मैंने ओके लिख दिया कि ये जो ओके लिखा है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंडीशन, कंडीशन के अंदर सिर्फ वही कहलाएगा जो मैंने यहाँ इंडेंट करके लिखा है। तो ये वाली जो लाइन है प्रिंट यू आर एलिजिबल, ये तो कंडीशन के अंदर है, लेकिन ओके कंडीशन के अंदर नहीं है। क्या ओके कंडीशन के अंदर है? नो। क्या ओके कंडीशन के अंदर है? नहीं। कैसे पता चला? कैसे पता चला आपको? हाँ, क्योंकि इंडेंटेशन उसका अलग है, ठीक है, क्योंकि उसका इंडेंटेशन बैक स्पेस करके आ गया, मतलब वो कंडीशन के अंदर नहीं है। अब कंडीशन लग गई तो क्या होगा कहानी कि अब ये जो लाइन लिखी है मैंने, जो भी कंडीशन के अंदर लिखा है वो तभी चलेगा जब ये वाली कंडीशन सही होगी। कौन सी कंडीशन? कि एज 18 से ज़्यादा होगी तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट नहीं चलेगा बेटा। और नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? ओके तो चलेगा ही, क्योंकि ये कंडीशन के बाहर है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहले आएगा यू आर एलिजिबल, देन इसके बाद ओके आएगा। और अगर कंडीशन गलत होती है तो हमारा कंप्यूटर इस वाली लाइन को नहीं चलाएगा, सीधे ओके दिखाएगा। तो समझना बात को, फिर से समझो कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट किसी कंडीशन के हिसाब से चलाते हैं तो पहले हम कंडीशन लिखते हैं कि कब हमें ये मैसेज दिखाना है, और उस कंडीशन को हम इफ़ के साथ लिखते हैं। तो मैंने कंडीशन क्या लिखी कि अगर एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा है तो मुझे ये मैसेज दिखाना है, अदरवाइज ये मैसेज नहीं दिखाना है। लेकिन मुझे ये मैसेज ओके वाला दिखाना है, तो ओके को कंडीशन के बाहर लिखा। अभी आप देखिए जब इसको मैं रन करूँगा तो ये पूछेगा, ओ अभी उसको पूछना चाहिए था। एक मिनट देखते हैं, प्रोग्राम को मैंने रन तो किया, इसको मैंने किया सेव और अगेन मैंने इसे किया रन। एंटर योर एज, देखिए मैंने किया 12, क्योंकि 12 18 से ज़्यादा नहीं है तो यू आर एलिजिबल नहीं आएगा मैसेज, सिर्फ क्या आया? ओके। हाँ बेटा बोल, पूछिए। बेटा रीज्वाइन कर लो, आपको प्रॉपरली थोड़ा नेट सिग्नल का इशू होगा। और किसी बच्चे को ब्लैक दिख रही मेरी स्क्रीन बेटा? हाँ, जिसको भी ब्लैक दिख रही है ना, एक बार रीज्वाइन करो बेटा, एक बार मीटिंग कट करके फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा मैंने एंटर योर एज, मैंने 12 डाली तो क्या मुझे मैसेज में आया यू आर एलिजिबल? नहीं। ओके क्यों आया फिर? कोई मुझे बता सकता है भाई, ओके लिखा हुआ क्यों आया? कंडीशन तो गलत थी, फिर क्यों ओके आया? क्योंकि ओ गुड, क्योंकि वो इफ से बाहर था, उसे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर से मैंने रन किया और इस बार मैंने रन करते हुए यहाँ पर लिखा, इस बार मैंने ठीक ठाक एज दे दी, सपोज के 18 दे दी, तो 18 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो 18 से ज़्यादा दूँ या बराबर दूँ तब भी मैसेज चलेगा। तो देखिए अब आ गया मेरा मैसेज, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। एंड ओके तो आएगा ही बेटा, क्योंकि ओके इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंडीशन, कंडीशन का पार्ट नहीं है, इसलिए ओके हर बार आ रहा है। कंडीशन सही होगी तब भी, कंडीशन गलत होगी तब भी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं। अभी इस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर पूछने वाला ही पूछते हैं। अच्छा, एक एक ऑप्शन अब आप लोग मुझे बताएंगे, इसका मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने इस ओके को भी यहाँ रख दिया, ठीक है, तो अब बताओ कि प्रोग्राम में कुछ अंतर आएगा? अगर मैंने ओके को यहाँ रख दिया, अब देखो, अब मैं जब मैं टाइप करूँगा, हाँ, अब मैंने इफ़ के अंदर लिख दिया, तो मतलब अगर कंडीशन सही होगी तो दोनों मैसेज आएगा और गलत होगी तो एक भी नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, तो अब देखो, अगर मैंने कंडीशन गलत लिख दी, मतलब यहाँ पे मैंने एज दे दी 10 साल, तो कोई भी मैसेज नहीं आया। ओके आया क्या? आया क्या ओके? नहीं। हाँ बेटा पूछिए।
नहीं आया। और अगर हमारी कंडीशन सही होती है, अगर हमने यहाँ पे 20 ईयर दे दिया, 18+ दे दिया, तो अब दोनों मैसेज आएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड ओके भी आ गया। तो इतनी सी बात मुझे बताओ सभी बच्चे, इतना तो क्लियर है ना कि इंडेंटेशन क्या हुआ, और इंडेंटेशन के बाहर लिखने से क्या होता है, और इंडेंटेशन के अंदर लिखने से क्या होता है, क्लियर है इतना? अगर मैं इंडेंटेशन के अंदर लिखूंगा तो पूरा का पूरा कंडीशन में आएगा। तो मुझे ये याद रखना है कि कितनी चीज़ें मुझे कंडीशन के अंदर लिखनी है और कितनी चीज़ें मुझे कंडीशन के बाहर लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना मुझे अंदर लिखना और कितना मुझे कंडीशन के बाहर लिखना है। तो एक ये वाला एग्जांपल हुआ जिस पे मैंने इंडेंटेशन में अलग अलग लिखा हुआ है, एक इंडेंटेशन के अंदर है और एक इंडेंटेशन के बाहर है। ये आपको समझ में आ गया। फिर इसी का एक एग्जांपल और मैंने नीचे लिखा जिसमें दोनों का इंडेंटेशन इकट्ठा कर लिया। इस पे क्या करता हूँ मैं कि इस ओके को भी हम यहीं पे ले आते हैं, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है समझ में तो आ गया बच्चों को? तो दोनों पे क्या अंतर है कि अगर हमने दोनों इंडेंटेशन में लिख दिए तो कंडीशन ट्रू होने पर ही दोनों चलेंगे और फॉल्स होने पर दोनों नहीं चलेंगे। क्लियर है बेटा? अब कुछ एग्जांपल और देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाए दिमाग में, फिर हम बताते हैं डाउट जिन बच्चों का आएगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ये तो हमने वोटिंग वाला कर लिया, ठीक है। वोटिंग के लिए हमने एज लिया एक वेरिएबल और हमने उसको 18+ किया। अगर मुझसे किसी ने कहा कि 2 नंबर इनपुट कराइए और उस नंबर में से ये पता लगाना है व्हाट इज द बिगर नंबर, विच इज द बिगर, बड़ा नंबर कौन सा है। समझना बात को, मैंने लिखा a इज इक्वल टू, एक मैंने इनपुट कराया इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, फिर b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब मुझे प्रिंट करना है a और b में बड़ा कौन सा है। कौन सा बड़ा है बता सकता है कोई? कौन सा बड़ा है a और b में, कौन बता सकता है? क्या b बड़ा है? अच्छा, कैसे पता चला b बड़ा है बेटा? तो कैसे पता चला, वैल्यू नहीं तो कैसे बता दिया b बड़ा है? नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या अभी कौन बड़ा है? नहीं बता सकते। अभी कैसे बताएंगे, अभी तो हमने नंबर इनपुट ही नहीं किया बेटा। देखो अगर कोई पूछे कौन बड़ा है तो आप बोलेंगे पहले रन तो कीजिए। हमने कहा रन करो, ठीक है। अब जब मैं रन करूंगा, माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। जब मैं रन करूंगा, अब अगर मैंने यहाँ 10 डाला और यहाँ 20, तो आप बताएंगे कौन सा बड़ा है, ए की बी? बी बड़ा है। अब समझ में आया है। लेकिन अगर अगली बार इसी प्रोग्राम को मैंने रन किया, फिर से मैंने रन किया और इस बार मैंने इसको 30 और इसको 20 दिया, अब कौन बड़ा है? ए। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब हम बिना कंडीशन लगाए यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। मैं लिख ही नहीं सकता बी इज बिग। लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर छोटा हुआ तब भी तो यही दिखाएगा बी इज बिग। तो यहाँ पर अब मुझे कंडीशन की ज़रूरत है। तो देखो कंडीशन कैसे लगाया मैंने, सिंपल है, ग्रेटर देन वाला। इफ़ अगर ए बड़ा है बी से, क्लियर है ना? इफ़ ए बड़ा है बी से तो मैसेज आएगा ए इज़ बिग, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। फिर आप बैक स्पेस करो, दूसरी कंडीशन लिख दो, इफ़ बी ग्रेटर देन ए। देखो कितनी भी बार मैं इफ़ लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि जैसे मैं इनपुट बार बार लिख सकता हूँ उसी तरह से इफ़ भी बार बार लिख सकता हूँ। लेकिन ये याद रखना है कि इंडेंटेशन ख़त्म कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि आप इसी प्रिंट के नीचे इफ़ लगा दो तो गड़बड़ हो जाए। इफ़ अलग है, एक इफ़ का काम हो गया, उसका स्टेटमेंट आ गया। अब दूसरा इफ़ कंडीशन के बाहर है, दूसरी कंडीशन है, मैंने दूसरी कंडीशन लिखी और प्रिंट लिखा बी इज़ बिग। क्लियर है बेटा? अब बताओ, अब तो ठीक है ना? मैंने लिखा अगर ए बड़ा है तो ए को बड़ा दिखाओ, बी बड़ा है तो बी को बड़ा दिखाओ। चलिए अब हमारा प्रोग्राम चल जाएगा सही। यहाँ पर मैं दिया 100, यहाँ 500, क्या मैसेज आएगा जल्दी बताओ, ए इज बिग या बी इज बिग? बी इज बिग, मैसेज आ गया बी इज बिग, वेरी गुड। अब इस बार मैंने फिर से रन किया और इस बार मैंने दिया 500 एंड 100। अब क्या आएगा?
ए इज बिग, गुड, ए इज बिग। अब आता है आपका असली टेस्टिंग। अब आप बताएंगे, अब आप बताएंगे मैंने दिया 100 और मैंने दिया 100, अब क्या मैसेज आएगा? अब क्या मैसेज आएगा? देखो, देखो बेटा, अभी एरर नहीं आएगी। सबसे पहले देखो, मैंने प्रोग्राम में कंडीशन दो ही लगाई हैं। या तो ए इज बिग का मैसेज आएगा अगर ए बड़ा है, और अगर बी बड़ा है तो बी इज बिग का मैसेज आएगा। लेकिन ना तो ए बड़ा है तो ना ही पहला मैसेज आएगा, ना तो बी बड़ा है ना ही दूसरा मैसेज आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्या कुछ आया? क्या कुछ आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्लियर है ना क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही तो ऑप्शन चेक किए हैं, या तो ए बड़ा हो या फिर बी बड़ा हो, इतना ही तो चेक किया। तो चलो क्यों ना अपन एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि बराबर हो तो क्या करना है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो देखो, इक्वल टू के लिए मुझे क्या लिखना है, इफ ए। अब हाँ, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है, यहाँ ए इक्वल टू बी लिख देते हैं बच्चे, ये नहीं करना है। कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू है, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू है। और जो सिंगल इक्वल टू है वो असाइनमेंट के लिए, जैसे ऊपर मैंने लिखा ए इक्वल टू इनपुट, तो वैल्यू देने के लिए सिंगल इक्वल टू है। बट दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है कि दोनों बराबर अगर हो जाते हैं, अगर ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है बट दोनों बराबर हैं, तो प्रिंट कर दो बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अब आएगा मैसेज। पिछली बार क्यों नहीं आया था, फिर से बताओ मुझे, पिछली बार मैसेज क्यों नहीं आया? गुड, क्योंकि हमने दो ही कंडीशन डाली थी। अब मैंने, गुड, अब आएगा तीसरा भी, मैंने कंडीशन दे दिया। अब तीन ही तो कंडीशन हो सकते हैं, हमने तीनों कंडीशन डाल दी। अब अगर एक 1 है दूसरा भी 1 है तो क्या मैसेज आएगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। परफेक्ट प्रोग्राम बन गया हमारा, बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम बन गया। दो नंबर को कंपेयर करने के लिए, दो नंबर को कंपेयर करने के लिए मेरा प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम को हम यहाँ एग्जाम्पल पे लिख देते हैं। ये प्रोग्राम आप सब बच्चे जब बनाओगे करोगे, एरर भी आएंगी, पहली बार आप चलाओगे कहीं इंडेंटेशन का इशू आएगा, कहीं कुछ आएगा, बट इसी एरर को तो समझना है हमें। इसी को हम डिबगिंग कहते हैं। जब आप एरर को रिमूव करते हैं, एरर को सही करते हैं और फिर चलाते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ नई चीज़ की। जब भी परेशान करता है कोड, फिर आप उसे रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आपको अलग मज़ा आएगा कि हाँ हमने ये चीज़ें करी हैं। चलिए अब सोम पूछो, तुम्हें क्या डाउट आ रहा था अभी, क्या नहीं हो पा रहा था? हम्म, चलो ठीक। अब यहाँ देखो बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखें। ठीक है, समझ में आ गया तुम क्या पूछ रहे हो। जिससे मैंने दो नंबर इनपुट करा, यहाँ देखो बेटा सभी लोग देखना। अब ये बहुत आगे किसी ने एक बात पूछ ली, ये सारी चीज़ें अपन को एडवांस प्रोग्रामिंग में सीखने को मिलती हैं। अभी हमने बेसिक की, फिर मैं बताऊंगा क्योंकि पूछा है तुमने। तो सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि एक बार यूज़र से इनपुट कराओ, यस और नो। अगर यूज़र यस करे तो ही आगे काम करना, नहीं तो नहीं करना। तो देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया आंसर या चॉइस, जो भी मैंने बनाया, इससे भी ऊपर आंसर इक्वल टू। अब यहाँ मुझे कैरेक्टर में इनपुट करना है यस और नो, यस और नो। तो मैंने सिर्फ इनपुट लिखा, हमने लिखा डू, या हमने लिखा टाइप यस, टाइप यस टू कंटिन्यू, बस मैंने ऐसे लिख दिया। बेटा इस वाले क्वेश्चन को पूरा कर दें फिर तुम्हारा डाउट देख लेंगे। इस क्वेश्चन के तुरंत बाद तुम्हारा डाउट देखते हैं। क्या मैंने लिखा, टाइप यस टू कंटिन्यू। मैंने यूज़र को कहा कि भाई आप यस टाइप करें, वाई ई एस, ठीक है, वाई ई एस टाइप करें तो यस हो जाए। अब अगर यूज़र यस करे तो ये सारा प्रोग्राम चलाओ, तो उससे नंबर भी मांगो, कंपेयर भी करो। लेकिन अगर यूज़र नो करे तो नहीं चलाना है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर आंसर इक्वल टू क्या आया हो, यस। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इक्वल टू यस आया हो तो सारा प्रोग्राम जितना भी लिखा है तभी चलना चाहिए। तो ये सारा मुझे इंडेंटेशन में लेना पड़ेगा, समझे? क्योंकि ये पूरा इस इफ़ के अंदर है, इस इफ़ के अंदर है, तो मुझे सब कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा प्रोग्राम, मतलब सारा कुछ इंडेंटेशन में। ये भी इस इफ़ के अंदर, अब ये इफ़ के अंदर भी इफ़ के अंदर है, तो इस तरह से चीज़ें बनेंगी। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक तुमने पूछ लिया।
ये आगे जब कंप्लीट पाइथन हम करते हैं तो इस तरह की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब देखो, पहली कंडीशन में चेक कर, अगर यस है तो फिर आगे बढ़ेगा, वो नंबर पूछेगा, देन उस नंबर को चेक करेगा तो उसके अंदर भी इफ आ गया, तो इफ के अंदर भी इफ आ गया, बहुत सारे इफ हो गए, लेकिन प्रोग्राम तुम्हारा बन जाएगा। कैसे किया इसने, देखो सबसे पहले ये कहेगा टाइप यस टू कंटिन्यू, मैंने लिख दिया नो, तो कुछ करेगा ही नहीं। देख रहे हो, मैंने नो किया, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यही अगर मैंने यस किया होता, क्योंकि मैंने कंपैरिजन में यस लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर यस लिखा होता YES, तो देखिए तुरंत प्रोग्राम चला। उसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर 20, बी इज बिग। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, गुड, ये भी बहुत बढ़िया डाउट है तुम्हारा, बहुत बढ़िया डाउट है। यही मैं चाहता हूँ बच्चों को इस तरह के डाउट आए। अगर मैंने वहाँ कैप स्मॉल में लिखा तो केवल स्मॉल को चेक करेगा वो। अगर मैंने कुछ भी कैपिटल किया वाई में, ई में या एस में, तो कंपेयर नहीं करेगा, उसको नहीं मानेगा वो। केस सेंसिटिविटी, यही केस सेंसिटिविटी है कि अगर मुझे कीप क्वाइट, सब लोग शांति से बैठे, भी मेरी क्लास चल रही है ना, अभी आपकी क्लास शुरू होगी। वेलकम, आ जाओ सब लोग। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, केस सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्राम मैं इस फाइल में डाल देता हूँ, इसलिए ताकि डाउट जो आया था आपका क्लियर रहे। तो थोड़ा सा इसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन का प्रोग्राम सिर्फ बना दिया है, अगर नहीं समझ में आया तो इसमें ज़्यादा दिमाग कभी खपाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक्स है वो पहले ज़रूर क्लियर होना चाहिए, ताकि हम अगले लेवल पे जाएँ तो हमें बेसिक चीज़ें परेशान ना करें। हाँ, अब और किसी को कोई डाउट है पूछ लो, किसको दूसरा क्या डाउट है भाई? अच्छा ठीक है, अभी चेक करते हैं। अभी और किसी बच्चे को कुछ डाउट आ रहा था, वो पूछ लें अगर बच्चा लाइन पर है तो। चला गया क्या बच्चा? और किसी को कोई डाउट नहीं? चलो बेटा ठीक है, फिर पहले तो ये वाली क्लास जिन बच्चों की हो गई है वो एंड कर सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं, ठीक है।